सरल स्टडी सर्कल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। 12th क्लास की हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे। वन लाइनर ये क्वेश्चंस वो टॉपिक्स होंगे हमारे ये। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है इसमें राजा और विभिन्न वृत्तांत, मुगल दरबार। ठीक है, और लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान में जो राजा और विभिन्न वृत्तांत थे मुगल दरबार, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 9 चैप्टर को। तो देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब मुगल वंश के प्रमुख सम्राट थे। ठीक है, और मुगल काल की प्रमुख पुस्तकें बाबरनामा, हुमायूंनामा, जो बाबरनामा लिखी थी बाबर ने, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, और अकबरनामा अबुल फजल। ठीक है, तो हुमायूंनामा जो लिखी थी ये गुलबदन बेगम हुमायूं की सिस्टर थी। ठीक है, अकबरनामा अकबर के भाई ने लिखी थी। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी एवं वारिश। अकबर ने फारसी की एक सेकेंड देखिए, अकबर ने फारसी को मुगल दरबार की दरबारी भाषा बनाया। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला का, मतलब उसने बोला कि चित्रकारी को जादुई कला का नाम दिया उसने। नस्तलीक अकबर की पसंदीदा शैली थी। ठीक है, तो ये मतलब ये चित्रकारी में पसंदीदा शैली थी उसकी, अकबर की। अब देखिए, अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर एवं 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, क्योंकि यह दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। तो मतलब ये जजिया कर और तीर्थ यात्रा जो कर है, मतलब जो तीर्थ यात्राओं पे जाते थे उन पर उनको मतलब टैक्स देना पड़ता था, तो वो उसने 1563 और 1564 में उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में सिजदा 4 तस्लीम, जमीबोसी, कॉर्निश, मुगल दरबार में बादशाह के अभिवादन के 4 तरीके थे। मतलब कि उसका जो अभिवादन किया जाता था इन 4 तरीकों से किया जाता था। अकबर ने अपने सामंत वर्ग में विभिन्न धर्मों, क्षेत्रीयताओं और भाषाओं के लोगों को शामिल करके इसे विविध धर्मी बनाया। इसलिए अकबर का सामंत वर्ग एक गुलदस्ते के समान था। तो मतलब उसने हर प्रकार के, मतलब हर जाति, धर्म और क्षेत्र के लोगों को अपने जो मतलब वर्ग में शामिल किया था। ठीक है, फिर इसके बाद मुगल दरबार में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व थे सूर्यवर्ष, चंद्रवर्ष के अनुसार, शासक का जन्मदिन और फारसी नववर्ष। ठीक है, झरोका दर्शन से शासक अपना दिन प्रारंभ करके दीवाने खास और दीवाने आम में विभिन्न बैठकें करता था। मुगल दरबार में अनुशासन के नियम कठोर थे। मुगल शासक को ईश्वर का प्रतिनिधि जिले सुबहानी माना जाता था और उसे ईश्वरीय प्रकाश इजादी प्राप्त करने वालों में सर्वप्रथम माना जाता था। अकबर के शासन की एक महत्वपूर्ण नीति सुलह कुल पूर्ण शांति थी। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके बाद में देखिए, जहां आरा शाहजहां की पुत्री थी और उसने शाहजहांबाद के मुख्य केंद्र चांदनी चौक के रूप में, मतलब चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। वह तुर्की फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। उसके लेखन से मुगल हरम की जानकारी मिलती थी। ठीक है, मुगल दरबार में पांडुलिपि की रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था। अकबर और जहांगीर ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। ईरानी कलाकार सैयद अली और अब्दुस समद बादशाह हुमायूं के साथ दिल्ली आए थे। मुगल इतिवृत्त मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, पारसियों, मुसलमानों आदि अनेक नृजातियों व धार्मिक समुदायों के समूह के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। दिन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया था। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है इसका ही। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेपर से पहले आप इसको पढ़ लीजिए। जलालुद्दीन अकबर के शासन के अंतर्गत मुगल साम्राज्य का न केवल विस्तार हुआ अपितु इसे सुदृढ़ भी बनाया गया। अकबर 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। उसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अनेक युद्ध लड़कर साम्राज्य को हिंदू कुश से दक्कन और गुजरात से बंगाल तक विस्तारित किया। यह कर लिया, मतलब उसने पूरा जो अपना साम्राज्य था फैला चुका था। अकबर ने सुलह एक कुल की नीति अपनाकर जनता के सभी वर्गों का विश्वास जीतकर साम्राज्य को सुदृढ़ किया। मतलब कि जनता में उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था, जनता उस पर पूरा विश्वास करती थी। उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाकर अपने राज्य के सामाजिक आधार को मजबूत बनाया। अकबर ने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता देकर उनका समर्थन हासिल कर अपने राज्य को सुदृढ़ किया। झरोका दर्शन द्वारा अकबर ने जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार प्रदान करके अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। ठीक है, इसके बाद में फिर हम देखेंगे कि अकबर ने फारसी को राज दरबार की भाषा बनाया। देखिए, ऐसा उसने ईरान से आने वाले सामंतों के प्रभाव के कारण किया। फारसी का अच्छा ज्ञान रखने वालों को दरबार में ऊंचे पद पे दिए, मतलब ऊंचे पद प्रदान किए गए। सीगरी फारसी निचले स्तर के प्रशासन की भाषा भी बन गई। हालांकि फारसी का भारतीयकरण भी हो गया और साथ ही भारतीय भाषाओं में भी फारसी के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद हमारा है योग्य व्यक्तियों के पदवी देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। राज्याभिषेक के समय अथवा शत्रुओं पर विजय के पश्चात मुगल बादशाह बड़ी बड़ी पदवी ग्रहण करते थे। ठीक है, जैसे ये मतलब कोई युद्ध जीत के आए तो नई पदवी उनको मिल जाती थी, डेजिग्नेशन कह सकते हैं आप एक तरीके से। दरबारियों को पदवी दी जाती थी तथा दरबारी पदानुक्रम में व्यक्ति की पहचान उसकी पदवी से होती है। उच्चतम मंत्री को आसफ खां की पदवी दी जाती थी। औरंगजेब ने अपने राजपूत सामंतों जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की थी। मुगलों के शासनकाल में पांडुलिपि की रचना एक महत्वपूर्ण कार्य था जिससे जुड़े विविध कार्य किए जाते थे। पांडुलिपि की रचना शाही किताब खानों में की जाती थी। पांडुलिपि की रचना में अनेक लोग शामिल होते थे। कागज बनाने वाला कागज बनाते थे। सुलेखक जो होते हैं इन कागजों पर लिखते थे या पाठ की नकल भी तैयार करते थे, मतलब कॉपी पेस्ट करते थे एक तरीके से। आगे देखिए, कोफ्तगर पृष्ठ को चमकाते थे। चित्रकार पांडुलिपि में चित्र बनाते थे। जिल्द साज प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा कर उसे अलंकृत आवरण में बैठाते थे, मतलब कि एक तरीके से एक कंबाइन रजिस्टर सा या बुक्स लाइक उसमें कन्वर्ट करते थे उसको। इसके पश्चात का पहले हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इस फाउंट का रेड रखते हैं। ओके, देखिए, मुगल काल में मानव का चित्रण निरंतर तनाव का कारण था, क्योंकि उलेमा इस्लाम का हवाला देकर मानवीय चित्रण का विरोध करते थे, जबकि अकबर जहांगीर इस प्रकार की चित्रकारी को पसंद करते थे, उसका समर्थन करते थे। अकबर की ओर से अबुल फजल ने मानव के चित्रण का समर्थन करते हुए कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। अबुल फजल ने अकबर के सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताया। एक दिव्य प्रकाश की अवधारणा दी गई। यह दिखाया गया है कि मुगल शासकों को सीधे ईश्वर से प्रकाश अर्थात शक्ति मिली थी।
दिव्य प्रकाश राजा में संप्रेषित होता था, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या हुआ। सुलह कुल पूर्ण शांति एवं या एकीकरण के स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया। सुलह कुल में सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु उसकी एक शर्त थी कि वे सब राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ना ही आपस में लड़ेंगे। सामाजिक अनुबंधन के रूप में राज्य सत्ता को प्रदर्शित किया गया। मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसके राजधानी नगर थे। राजधानी में दरबार लगता था। बाबर ने लोधी राजधानी आगरा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके 4 वर्ष के शासनकाल में भिन्न भिन्न स्थानों पर दरबार लगा। 1560 में अकबर ने आगरे के लाल किले का निर्माण करवाया। फिर 1570 के दशक में, पूरे 10 साल बाद में, 1570 के दशक में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। 1585 में अकबर ने लाहौर को 13 वर्ष तक अपनी राजधानी बनाए रखा। 1648 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा में से शाहजहाबाद स्थानांतरित कर ली, मतलब ट्रांसफ़र कर दी। शाहजहां का यह नया शहर विशाल एवं भव्य राजतंत्र की ज़्यादा औपचारिक कल्पना को व्यक्त करता था। मुगल राजधानियां मुगलों की सत्ता, शक्ति और वैभव का प्रतीक थी। मुगल राजघराने में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। नूरजहां, गुलबदन बेगम, जहां आरा, रोशन आरा जैसी मुगल महिलाओं ने न केवल मुगल राज परिवार अपितु मुगल प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए, इसमें ये मुगल महिलाएं परिवार और दरबार दोनों की राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। संसाधनों पर भी इन स्त्रियों का नियंत्रण होता था, अतः इन्होंने इमारतों, बागों आदि का भी निर्माण करवाया। गुलबदन बेगम जैसी मुगल महिला विदुषी भी थी। उन्होंने हुमायूं नामक जैसे ग्रंथों की रचना की। ठीक है, राजा और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्षों को सुलझाने में हरम की उम्रदराज महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। जहां आरा शाहजहां की पुत्री थी, उसने शाहजहानाबाद के मुख्य केंद्र चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार करी। मतलब तो कह सकते हो कि आप पॉलिसी, वो एक तरीके से फ्रेमवर्क तैयार किया उसका पूरा। फिर इसके पश्चात देखिए, मुगल साम्राज्य के शाही परिवार के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे। हरम, बेगम अगाचा, बहु विवाह, महिला और पुरुष गुलाम, हिजड़े मतलब ख्वाजा सर, राजा और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्षों को सुलझाने के लिए हरम की उम्रदराज महिला का महत्वपूर्ण योगदान। अभिजात वर्ग मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था, मतलब कि एक पिलर था। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न नर जातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी। मुगलों के अधिकारों या अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए होते थे। ठीक है, देखिए इसके बाद में जो हमारा पॉइंट है वो है, प्रारंभ में अभिजात वर्ग में तुरानी और ईरानी प्रमुख थे, लेकिन बाद में राजपूतों और भारतीय मुसलमान शेख ज़्यादा भी सामंत वर्ग में शामिल हो गए। जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। औरंगजेब ने राजपूतों और मराठों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जों और पदों में 2 तरह की संख्या विषयक ओहदे होते थे, जात तथा सवार। अकबर ने अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य मुरीद की तरह मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए। मीर बख्शी दीवान आला, वित्त मंत्री तथा सद्र उस सुदूर, मदद ए मास अथवा अनुदान का मंत्री सामंत वर्ग के उच्च अधिकारी होते थे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें
दरबार में नियुक्त तैनात रकाब अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। वाक़या नवीस के कार्य बताए, मीर बख्शी के कार्य बताए, अखबारात ए दरबार ए मुल्ला, अभिजातों तथा और क्षेत्रीय शासकों के वकीलों के कार्य बताए। हरकारों द्वारा समाचार पूरे साम्राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से पहुंच जाते थे। प्रांतीय राजधानियों से भी वृत्तांत बादशाह को कुछ ही दिन में मिल जाते थे। फिर इसके तत्पश्चात देखिए कुछ जो मतलब मेन पॉइंट आएंगे हमारे, जैसे कि इसमें दे रखा है कि इस प्रकार सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा का पूरा जो साम्राज्य था आश्चर्यजनक रूप से तीव्र सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ था। अबुल फजल का मुगल दरबार और प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका थी। और फिर अकबरनामा की मुख्य विशेषता देखिए। अकबरनामा की मुख्य विशेषता मतलब जो अकबरनामा है ये अकबर के बारे में लिखी गई थी। ठीक है। अबुल फजल जो कि अकबर का भाई था, अकबर के नवरत्नों में से एक उसका मित्र था। ठीक है। वह अकबरनामा का लेखक था, वह अकबर का सलाहकार था, वह एक प्रभावशाली विवादी तथा स्वतंत्र चिंतक था, वह अकबर का दरबारी इतिहासकार था। अबुल फजल ने दरबारी इतिहासकार के रूप में अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। और साथ ही अबुल फजल ने अकबर के समय की ऐतिहासिक घटनाओं के वास्तविक विवरणों, शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित अकबरनामा की रचना की। 1589 से अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया। अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित किया गया। अबुल फजल ने अकबरनामा में पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया। इसके अतिरिक्त तिथियों तथा और समय के साथ होने वाले बदलाव के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए अभिनव तरीके से भी इसका लेखन हुआ। अबुल फजल ने आईना अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बुद्धों और मुसलमानों की भिन्न अवधियों वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके बाद अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी। अबुल फजल ने मुगल बादशाहों को इस वर्ग से प्राप्त होने वाले प्रकाश फ़र-ए-इज़ादी को सबसे पहले प्राप्त करने वाला बताया और इसलिए उसे जिले सुबहानी कहा गया है। इस प्रकार मुगल बादशाह को राज करने का दैवीय अधिकार प्राप्त था, ऐसा अबुल फजल ने प्रदर्शित किया है। अबुल फजल सुलह और कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन के आधारशिला बताता है। अबुल फजल ने प्रभु सत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया। ठीक है। फिर इसके बाद में जो समाज के जो हृदय के रूप में मुगल दरबार की जो मतलब भौतिक व्यवस्था थी उसके बारे में देखिए। शासक पर केंद्रित मुगल दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया। मुगल दरबार का केंद्र बिंदु राज सिंहासन अथवा तख्त था। इसे ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी हुई थी। सदा से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रही छतरी शासक की कांति को सूर्य की कांति से पृथक करने वाले मानी जाती थी। दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास या दूर बैठा है।
एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी और ना ही कोई अनुमति के बिना दरबार के बाहर जा सकता था। ठीक है। इसके बाद दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार दरबार में मान्य संबोधन, शिष्टाचार तथा बोलने के ध्यानपूर्वक निर्धारित किए गए नियमों द्वारा होता था। शिष्टाचार का जरा भी उल्लंघन होने पर ध्यान दिया जाता था और उस व्यक्ति को तुरंत ही दंडित किया जाता था। शासक को किए गए अभिवादन के तरीके से पदानुक्रमण क्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था, जैसे जिस व्यक्ति को सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत ज़्यादा ऊंची मानी जाती थी। आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। शाहजहाँ के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम तथा जमी बोसी के तरीके अपनाए गए। मुगल दरबार में राजनयिक दूतों संबंधी नयाचारों में भी ऐसी ही सुस्पष्टता थी। मुगल बादशाह के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूत से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अभिवादन के मान्य रूपों में से एक या तो बहुत झुककर अथवा जमीन को चूमकर अथवा फारसी रिवाज के मुताबिक छाती के सामने हाथ बांधकर तरीके से अभिवादन करे। ठीक है, ये कुछ तरीके थे वहाँ पे उस टाइम पे जिसके द्वारा मतलब राजा का अभिवादन किया जाता था। ठीक है। देखिए, मुगल बादशाह की दिनचर्या मतलब जो डेली रूटीन होता था उसके बारे में देखते हैं। मुगल बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय तथा कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से उसे करता था, मतलब शुरू करता था। उसके बाद वह पूर्व की ओर मुँह किए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोके में आता था और जनता को झरोके दर्शन देता था। झरोके में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन अर्थात दीवान आम में आता था। वहां राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे तथा निवेदन करते थे। 2 घंटे बाद बादशाह दीवान खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था। राज्य के वरिष्ठ मंत्री उसके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे और कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देते थे। कभी कभी बादशाह कुछ प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्य अथवा वास्तुकारों मीमार के द्वारा बनाई गई इमारतों के नक्शों को देखता था। ठीक है। इसके बाद में देखिए, मुगल दरबारों में त्योहार एवं उत्सव, सिंहासन आरोहण की वर्षगांठ, ईद, शब बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो उठता था। सजे हुए डिब्बों में रखी सुगंधित मोमबत्तियां और महल की दीवारों पर लटक रहे रंग बिरंगे बदनवार और आने वालों पर आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ते थे। ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्योहार मनाया करते थे। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन और वंशता गमन पर पारसी नववर्ष नवरोज। ठीक है। जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तोला जाता था तथा बाद में यह वस्तुएं दान में बांट दी जाती थी। शाही परिवार में विवाह का आयोजन काफ़ी खर्चीला होता था। बादशाह नामा से लिए गए चित्रों में दारा सिकोहा के विवाह से जुड़ी कुछ गतिविधियों को दिखाया गया है। ठीक है। इसके बाद में अकबर के धार्मिक विचार। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश में ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के बीच अंतरधर्मीय वाद विवाद को जन्म दिया। अकबर के धार्मिक विचार विभिन्न धर्म व संप्रदाय के विद्वानों से प्रश्न पूछने और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से परिपक्व हुए।
धीरे धीरे वह धर्मों को समझने के रूढ़िवादी तरीकों से दूर प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित देवीय उपासना के स्वकल्पित विभिन्न दर्शनग्राही रूप की ओर बढ़ा। अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सर्जन किया और राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को आकर देने में इसका प्रयोग किया। इसमें देवीय रूप से प्रेरित व्यक्ति का अपने लोगों पर सर्वोच्च प्रभुत्व तथा अपने शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, ये आपका हिंदी में हमारा 9 चैप्टर था और ये कुछ इंग्लिश में दे रखे हैं टॉपिक, वो आप देख सकते हैं। इंग्लिश में देखिए क्या दे रखा है। इंग्लिश में देखिए, किंग्स एंड क्रॉनिकल द मुगल कोर्स सी 17th सेंचुरी, मतलब कि 16 to 17th सेंचुरी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब वर द मेन एम्पायर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मेजर बुक ऑफ मुगल इरा, बाबरनामा बाबर, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल और बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी and Waris. Akbar made Persian the court language of the Mughal court. Akbar's court historian Abul Fazl has called painting a magical art. Nastanik was Akbar's favorite style. Akbar abolished the pilgrimage tax in 1563, the jizya tax in 1564, as both these taxes were based on religious base. Since the Char Taslim Jambosi's colonies, there were 4 ways of greeting the emperor in the Mughal court. Akbar made it diverse by including people of different religion and language in his feudal class. Therefore, the feudal lord of Akbar were like a banquet. The main festivals celebrated in the Mughal court were the ruler birthday according to solar year and lunar year, and the Parisian New Year. Then the ruler started his day with Jaroka Darshan and used to hold various meetings in Diwani Khas and Diwani Aam. The rules of discipline were strict in the Mughal court. The Mughal ruler was considered the representative of God Zile Subhani and was considered the first to receive divine light for Lazadi. An important policy of Akbar's rule was Sulh-e-Kul, complete peace. Jahanara was the daughter of Shahjahan and she had prepared the outline of Chandni Chowk, the main center of Shahjahanabad. Gulbadan Begum was Humayun's sister. She could write fluently in Turkish and Persian. Her writings give information about the Mughal harem. The main center of manuscript creation in Mughal court was the Shahi Kitab Khana. Akbar and Jahangir encouraged painting. Irani artist Sayyid Ali Abu Samad came to Delhi with Emperor Humayun. Mughal chronicles present the Mughal Empire as a group of many ethnic and religious communities like Hindus, Jain, Paris, Parsis, and Muslim, etc. Akbar stabilized the Ibadat Khana at Fatehpur Sikri and started a new religion called Diwane Ilahi. If you not subscribe our channel, so please do subscribe
and press the bell icon. Under the rule of Jalaluddin Akbar, not only did the Mughal Empire expand, but it was also strengthened. Akbar ascended the throne at the age of 13. He fought many wars to expand his kingdom and expanded the empire from Hindu Kush to Deccan and Gujarat to Bengal. Akbar adopted the policy of reconciliation, Sulh Akul, and strengthened the empire by winning the. Wait a minute. Wait a minute. Winning the trust of all sections of people. He strengthened the social base of his kingdom by making matrimonial alliance with the Rajput. Akbar strengthened his kingdom by giving religious freedom to his subject and getting their support. Through the Jharokha Darshan, Akbar strengthened his empire by further expanding the acceptation of royal power in the form of public trust. Akbar made Parisian language of the court. He did the because of the influence of the federators coming from Iran. Those who had good knowledge of Parisian were given a high position in the court. Soon Parisian also became the language of the lower level of administration. However, Parisian was also Indianized, and at the same time, Parisian words and idioms start begin being used in Indian language as well. Giving title to deserving person was an important aspect of the Mughal monarchy. At the time of coronation of or after victory over the enemies, the Mughal Empire used adopt grand title. The courtier were given title in the court hierarchy. A person was identified by his title. The highest minister was given the title of Asaf Khan. Aurangzeb confirmed the title of Mirza Raj of his Rajput feudatories Jai Singh and Jaswant Singh. After that, the creation of manuscript was an important task during the reign of the Mughal. Um, Manuscripts were composed in the Royal Kitab Khana. Many people were involved in the creation of manuscript. The paper maker used to prepare the folios of the manuscript. Calligraphers or scribes used to write on this paper or make copy of the text. The glider Kafka used illuminate the page. Painter used to illustrate scene from the text. Bookbinder used to gather the invisible folies and set them within or ornamental cover. The depiction of human was a cause of constant tension during the Mughal period as the ulema opposed to human description, citing Islam, while Akbar and Jahangir prepared and supported this type of painting. Abul Fazl, on behalf of Akbar, has supported the depiction of humans, saying that there are many people who hate painting, but I dislike such persons. It seems to me that the artist has a unique way to recognizing God because somewhere
he feels that he cannot give life to God's creation. Abul Fazl has described Akbar's ideal of Sulh-e-Qawl as a cornerstone of enlightened governments. The concept of a divine light was given. It was shown that the power of the Mughal kings came directly from God. The divine light was transmitted to the king, who then became the source of spiritual guidance to his subject. Sulh-e-Qawl presented as a source of absolute peace or total integrations. Sulh-e-Qawl present as a source of absolute peace of or total integration. Sulh-e-Qawl had the freedom of expression for all religion and sect, but it had a condition that all of them would not harm the state power and would not fight among themselves. State power was presented as a social contract. The heart of Mughal empire was its capital city. A court was held in the capital. Babur captured the Lodi capital Agra, but during his 4-year rule, courts were held at different places. In 1560, Akbar built the Red Fort of Agra. In the 1570s, Akbar built his new capital Fatehpur Sikri. In 1585, Akbar kept Lahore as his capital for 13 years. In 1648, Shah Jahan shifted his capital from Agra to Shahjahanabad. This new city of Shahjahanabad expressed a more formal idea of a grand and great monarchy. The Mughal capital were a symbol of the power, prestige, strength, and splendor of the Mughals. The role of women in the Mughal royal family was very important. Mughal women like Noor Jahan, Gul Badan Begum, Jahan Nara, Roshan Nara played an important role not only in Mughal royal family but also in Mughal administration. These Mughal women actively participated in both family and court politics. These women also had control over resources. Therefore, they also got buildings, gardens, etc. to construct it. Mughal women like Gulbadan Begum were also scholars and had composed texts like Humayun Nama. There was an important contribution of the older women of the harem in resolving the conflict between kings and princes. After that, Shah Jahan participated in many architectural projects of Shah Jahan's capital, Shahjahanabad. Among these was an imposing double-storied carnivorous with a courtyard and garden. The bazaar of Chandni Chowk, the thriving center of Shahjahanabad, was designed by Jahan Ara. The royal family of Mughal Empire had distinctive features: harem, Begum Agaha Aigacha, polygamy, female and male selves, hijras, khwazas. Sufficient contribution of the older women of the harem in resolving the conflict between king and princes. The aristocracy was an important pillar of the Mughal Empire. Recruitment in the elite was done from various ethnic and religious groups. The officers of Mughals were described as a bucket who were loyally associated with the empire. Initially, Turani and Irani were prominent
in the elite, but later Rajputs and Indian Muslims, Sheikh also joined the feudal class. It was during the reign of Jahangir that the Iranian got high position. Aurangzeb appointed Rajputs and Marathas to high position. There were two types of numerical ranks in the rank and positive of all government official Jat and Sevar. Akbar also stabilized spiritual relations with some of his aristocrats, treating them as his disciples. Murid. Mir Bakshi Divana Allah, Minister of Finance, and Sadar Sudur, Madad A. Mas, or Minister of Grant, were high officials of the feudal class. If you not subscribe our channel, please do subscribe. Noble stations at the court, Tenat-e-Rakab were a reserve force of aristocrats who could be deputed to any province or military campaign. The preparation of accurate and detailed account was mainly important for the Mughal administration. Mention the work of Wakia Navish, describe the work of Miss Mir Bakshi, Akbarat Darbare Mullah, state the functions of wakils, representative of the aristocrats and regional ruler. The news was carried rapidly from one place to another throughout the empire by the Harkars. The emperor used to get the account from the provincial capital also in a few days. Thus, the entire empire was linked to an astonishingly fast information system for public news. Abul Fazl had an important contribution and role in Mughal court and administration, or the main features of Akbarnama. Abul Fazl was of the Navratans of Akbar and his friend. He was the author of Akbarnama. He was an advisor of Akbar. He was an influential debater and independent thinker. He was Akbar's court historian. Abul Fazl, as a court historian, not only gave shape but also clearly expressed the idea related to Akbar's rule. Abul Fazl composed the Akbarnama based on various types of evidence such as real account of historical event of Akbar time, official documents, and oral evidence of knowledgeable persons. From 1589, Abul Fazl worked on Akbarnama for 13 years. The Akbarnama is divided into 3 volumes. Abul Fazl has given detail of important event from a traditional historical point of view in Akbarnama. Apart from this, it has also been written in an innovative way of presenting the detail of geographical, social, administrative, and cultural aspects of Akbar's empire. Without reference to chronology, Abul Fazl in N. A. Akbar
Akbari present the Mughal Empire as a mixed culture with the different population of Hindus, Jain, Buddhist, and Muslim. The language of Abul Fazl was very ornate. Abul Fazl has described the Mughal Empire as the first to receive the light for a lazadi from God. That is why he is called Jil-e-Subhani. In this way, Mughal Empire had a divine right to rule. It has been demonstrated by Abul Fazl. Abul Fazl described the ideal of Sulh-e-Kul as the cornerstone of enlightened governance. Abul Fazl has defined sovereignty as a social contract. The physical arrangement of the Mughal court as a heart of society. The physical arrangement of the Mughal court focused on the sovereign, mirrored his status as the heart of society. Its centerpiece was therefore the throne, the takht, which gave physically from the to the function of the servants as axis mundi. The canopy, a symbol of kingship in India, millennium was believed to separate the radiance of the sun from that of the servant. In court status was determined a spatial proximity to king. Once the empire sat on the throne, no one was permitted to move from his position or to leave without permission. Social control in court society was exercised, sort of carefully defining in full detail the form of address, courtesies, and speech which were acceptable in court. The slightest infringement of etiquette was noticed and punished on the spot. The form of salutation to the ruler indicate the person's status in the hierarchy, and deeper postures represented higher status. The highest form of submission was sajda, air or complete prostration. Under Shahjahan, these rituals were replaced with char taslim and jamibus. The protocols governing diplomatic envoys at the Mughal court were equally explicit. An ambassador presented to Mughal emperor was accepted to offer an acceptable form of greeting either by bowing deeply or kissing the ground, or else the follow the Parisian costume, clasping one's hands in front of the chest. The daily routine of Mughals empire. The Mughal Empire began his day at sunrise with the personal religious devotion or prayer. After that, he appeared on a small balcony, the Jharoka, facing the east, and gave Jharoka darshan to the subjects. After spending an hour at the Jharoka, the emperor walked to the public hall of audience, Diwan-e-Aam, to conduct the primary business of his government. State official presented report and made requests. 2 hours later, the emperor was in the Diwan-e-Khas, hold private audience and discuss confidential matter. High ministers of state placed their petition.
before him, and tax officials presented their account. Occasionally, the empire viewed the work of highly reputed artist or building plan or architect Mimar. Then festival and celebration at Mughals court on special occasions such as the anniversary of accession to the throne, Eid, Shab-e-Barat, Holi, the court was full of life. Perfume candles set in rich holder and places walls festooned with colorful hanging made a tremendous impression on visitors. The Mughal kings celebrated the three major festivals a year: the solar and lunar birthday of the monarch or Nowruz, the Iranian New Year on the vernal equinox. On his birthday, the monarch was weighed against various commodities which were then distributed in charity. Weddings were celebrated lavishly in the imperial household. Painting from the Basanama depicted some of activities associated with the occasion of Dara Shokah's wedding. Religious thoughts of Akbar. Akbar's quest for religious knowledge led to interfaith debates in the Ibadat Khana at Fatehpur Sikri between learned Muslim Hindus, Jains, Paris Christians. Akbar's religious views matured as he queried scholars of different religions and sects and gathered knowledge about their doctrines. Increasingly, he moved away from the orthodox Islamic way of understanding religion towards a self-conceived, eclectic form of divine worship focused on light and the sun. Akbar and Abu Fazl created a philosophy of light and used it to save the image of the king and ideology of the state. In this, a divinely inspired individual has supreme sovereignty over his people and complete control over his enemy. If you not subscribe our channel, you have to subscribe. Do subscribe and also like our video and share to other. And also thanks for watching this video and stay connected with us for more videos. Thank you so much.